नमस्कार, मैं किरण चौधरी फिर से आप सभी के साथ राजस्थानी भाषा की शब्दावली के कुछ शब्दों को लेकर। देखिए, पिछले 3-4 वीडियो में भी हमने बहुत सारे राजस्थानी भाषा की शब्दावली है उसकी बात की है। आज कुछ फिर से हम नए शब्दों की बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले जो भी शब्दों की हमने बात की आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। पूरी मैं इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ। इसी वीडियो में हम नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, यहीं हम इनको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, यहीं हम इनको याद कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं हम यहीं। तो देखिए, आज हम इन शब्दों के इसके साथ ही देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में भी जो राजस्थानी भाषा की जो कुछ शब्द है उनकी भी हम चर्चा करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से किसी भी तरह की राजस्थानी भाषा की शब्दावली से क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को राइट कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो पिछले वीडियो ज़रूर देखें। और भी मैंने जो राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल के वीडियो डाले हैं वो भी आप एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी के लिए वो समान रूप से उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे भूण की। देखिए, भूण क्या होता है? कुएं से पानी निकालने की घिरनी। पहले के वीडियो में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात की थी। चड़स क्या होता है, लाव क्या होता है। चड़स क्या होता है? जिससे पानी निकाला जाता है। चड़स क्या होता है? वो चमड़े का पात्र जिससे पानी निकाला जाता है अंदर से। लाव क्या होता है? जिस रस्से की सहायता से उस चड़स को अंदर कुएं में डाला जाता है और पानी निकाला जाता है। तो भूण या घिरनी की हमने जो बात की थी, आपने देखा होगा किसी राजस्थानी गाने में या फिर कहीं कुएं पे भी देखा होगा। आप तो खैर बहुत कम बचे हैं, लेकिन फिर भी वो जो लाव या तो देखिए पानी ऊपर होता है, अब तो नहीं होता, पहले जब होता था ऊपर ही होता था। तो उस लाव के चड़स को बांधते थे और उसको कुएं में डालते थे और पानी निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे पानी गहराई में गया, उस लाव को इतनी नीचे डालना और लगातार फिर उसको खींचना थोड़ा मुश्किल होता था। तो क्या होता था कि एक घिरनी यानी एक जो छोटा लोहे का पहिया टाइप में, ठीक है, उस घिरनी पर उस लाव को धीरे धीरे सरकाया जाता था तो वो आसानी से चला जाता था और खींच लिया जाता है। यानी इस तरीके का होता है एक पहिए जैसा। उस रस्से को उसके ऊपर इस तरीके से लटकाया जाता है और वो आसानी से ऊपर और आ जाता है और नीचे वो चड़स चला जाता है। तो उसे कहते हैं भूण या फिर घिरनी। ठीक है। नेक्स्ट है गिलोल या गोफण। देखिए, ये किसान काम में लेते हैं उनके जो फसल है, ठीक है, फसल जैसे ही पकने वाली होती है, बहुत सारे जो जीव जंतु है उन पके हुए दाने को खाने के लिए उस फसल पर आके बैठ जाते हैं और दानों को खाते हैं। तो वो खाते हैं, लेकिन किसान को तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो वो अपनी फसल पे से उन जानवरों को उड़ाने के लिए इस गिलोल या फिर गोफण का प्रयोग करते हैं। देखिए, पक्षियों को उड़ाने के लिए काम में लिया जाने वाला यंत्र, देखिए ये एक लकड़ी का होता है जिसके आगे एक प्लास्टिक इस तरीके से होता है। देखिए, ये इस तरीके से बना होता है। यहाँ रबर या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। यहाँ पे पत्थर रखते हैं, ये जो प्लास्टिक का है इसको खींचते हैं और खींच के जोर से खींच के एकदम से छोड़ते हैं तो वो पत्थर दूर तक चला जाता है। तो अब इतना तो आसान नहीं ना किसान के लिए कि वो हर एक पक्षी के पास जाएगा। तो वो खेत की जो मेड़ है, खेत के चारों तरफ खड़ा होता है और इस गोफण या गिलोल में पत्थर रखता है और जहाँ पक्षी बैठे हुए हैं उनकी तरफ निशाना साधते हुए उसको छोड़ता है। तो वो जैसे ही पत्थर जाके उनके बीच में गिरता है, सारे पक्षी उड़ जाते हैं और वो किसान अपनी फसल का बचाव कर लेता है। तो ये था गिलोल या फिर गोफण। ठीक है। नेक्स्ट चले हम, समझ में आ रहा है ना सभी को? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। जो भी आपकी राय है मुझे
इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या सुधार की ज़रूरत है, किस तरीके से जो है आपके सामने ये शब्दावली रखनी चाहिए, ठीक है। और एक तरीके से आपके ये जो कमेंट है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम भी करेंगे। नेक्स्ट है जीर्ण। देखिए, घोड़े की पीठ पर डाले जाने वाली काठी, अपन ने पहले भी बात की थी ना कि ऊंट की जो पीठ है उसकी कुबड़ पर जो काठी डाली जाती है तो उसको तो काठी बोलते हैं, लेकिन घोड़े की पीठ पर डल गई तो उसका नाम हो गया जीर्ण। क्या हो गया? जीर्ण। घोड़े की पीठ पर जो काठी डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? जीर्ण। घोड़े पे बैठे हो? नहीं बैठे, नहीं बैठे तो बैठ जाओगे, ठीक है। पहले आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में जो है आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद बैठोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है जावण। देखिए, जावण, जावणी, बिलौणी, घीलड़ी, झेरना, नेत्रा, सीकला और कूलियो, ये सारे शब्द रिलेटेड है, सभी के सभी अच्छे से समझते हुए चलना। देखिए, सबसे पहले हम जावण बात करते हैं, जिसको जावण या आजकल थोड़ा इसको जामन भी बोल देते हैं ना। तो दही जमाने के लिए दूध में डाली जाने वाली खटाई, ये तो सबको पता है ना कि दही जमाना है तो दूध रखा हुआ है तो दूध ऐसे ही दही नहीं जमेगा, उसमें खटाई डाली जाती है। फिर चाहे आप उसमें छाछ डाल दो, चाहे फिर उसमें दही डाल दो, ठीक है ना। छाछ या दही हम उस दूध में डालते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं और फिर उसमें दही या जो छाछ डालते हैं उस दही को जमाने के लिए उसे ही कहते हैं जावण या फिर जामन, ठीक है। नेक्स्ट है जावणी। अब देखिए, दही जमाने का मिट्टी का पात्र। दही, दूध को हमने गर्म किया, गर्म करके ठंडा किया, ठंडा करके जिस पात्र में हम दही जमाने के लिए रखेंगे उसे कहेंगे जावणी। देखिए, रिलेटेड है दोनों। जावणी में हम दही रखेंगे, जमाने के लिए रखेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे जमाने के लिए? जावण। आ रहा है ना समझ में? जावणी में क्या डालेंगे हम? जावण। जिसमें दही जमाते हैं उसमें दूध डालेंगे, उसे जावणी कहेंगे, और उसमें क्या डालेंगे जमाने के लिए? जावण डालेंगे, ठीक है। हो गया बिलौणी, दही मथने का मिट्टी का पात्र। देखिए, दूध लिया, दूध को हम उस पात्र में डालेंगे, किस में डालेंगे? जावणी में, जिसमें हमें दही जमाना है, ठीक है, उसमें डालेंगे जावण। फिर अगले दिन सुबह दही हमारा जम के तैयार है, फिर उसी में हम जो है उस दही को मथेंगे नहीं, मथेंगे तो क्या निकलेगा? घी। उसी में नहीं मथेंगे, एक अलग मिट्टी का पात्र होगा। जैसे आपने दोपहर का दूध अलग से, रात का दूध अलग से जमा दिया, अब एक बड़ा पात्र होगा जिसे हम कहेंगे बिलौणी। वो काफ़ी बड़ा होता है, 2-3 जावणियों का दही एक में डाल देते हैं, उसे बोलते हैं बिलौणी। देखिए, इसको याद कर लो, बिलौणी यानी बिलोना। बिलोना होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ है, लिक्विड है, हम उसको बिलोते हैं यानी उसको मथते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बिलोना। तो बिलौणी क्या हो गई? वो मिट्टी का पात्र जिसमें दही को मथा जाता है, दही मथने का मिट्टी का पात्र, उसे क्या कहेंगे? बिलौणी, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा होगा। जावणी में जमाएंगे, फिर जावणी में से निकाल के बिलौणी में डालेंगे और फिर उसको मथ लेंगे यानी बिलो लेंगे, ठीक है। बिलोना सब जानते हो। नेक्स्ट है घीलड़ी। अब देखिए, ये क्या है? दही बिलोने के बाद जिस पात्र में घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? घीलड़ी। अब देखिए, बिलौनी में दही मथ लिया, दही मथा तो क्या हो गया? ऊपर घी आ गया, मक्खन, ठीक है। कच्चा घी इसमें आ गया, जिसमें उस घी को निकालेंगे, ठीक है। घी को निकाल के जिस पात्र में हम घी को रखेंगे, उस मक्खन को रखेंगे, उस पात्र को क्या कहेंगे? घीलड़ी। देखो, वो क्या निकला? दही को मथेंगे तो क्या निकलेगा? घी निकलेगा। तो घी को किस में रखेंगे? घीलड़ी में। घी को किस में रखेंगे? घीलड़ी में, ठीक है। और ठीक है, घीलड़ी में रखेंगे। और ये जो ये जो घी है ना, जिसको अभी गर्म नहीं किया, जिसको कहते हैं ना तपाया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? या तो चूंटिया बोलते हैं या फिर अलूणा बोलते हैं। यानी जो ताज़ा घी होता है, जिसको अभी अभी दही को मथ करके निकाला गया है, उसको कौन सा घी बोलते हैं? चूंटिया या फिर अलूणा घी। और ये जो घी है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बिना किसी रोटी वोटी के खा सकते हो ऐसे ही। उसके बाद है
झेरना, नेत्रा, सीकला। अभी हम इतनी देर तक किसकी बात कर रहे थे? हम अभी इतनी देर तक दही को जो है दूध को जमाने, फिर दही को मथने, घी को निकालने की बात कर रहे थे, पात्रों की बात कर रहे थे। लेकिन इसमें बहुत सारे यंत्रों की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उन सारे यंत्रों का नाम है झेरना, नेत्रा, सीकला और हाँ यही झेरना, नेत्रा और सीकला। आपने देखा होगा ना कि जो बिलोवणी है, बिलोवणी में वो दही रखा हुआ है, फिर झेरना, नेत्रा और सीकले की सहायता से इस तरीके से जो है करके वो उस दही को बिलोया जाता है। एक रस्सी हो, एक लोहे का खंभा जैसा होता है, फिर उसके अंदर एक झेरना होता है और फिर उसके एक रस्सी बंधी हुई होती है झेरने के, जिसको खींचा जाता है तो वो गोल गोल घूमता है। तो वो सारे के सारे यंत्र है वो झेरना। झेरना वो जो लकड़ी का यंत्र वो इस तरीके से बना हुआ होता है। रई तो आप सभी ने देखी होगी ना, इस तरीके का बना होता है। ये क्या है? झेरना। ये क्या है? झेरना। ठीक है। फिर नेत्रा और सीकला, फिर जैसे मान लो ये है, फिर इधर एक सेकंड, ये एक लकड़ी का खंबा है। ठीक है। ये अपना हो गया बिलोवणी। ठीक है, ये बिलोवणी, इसमें ये डाला और इस तरीके से इसको बांध दिया और यहाँ आप बैठ गए। ठीक है। फिर आप यहाँ इसको पकड़ के खींचेंगे इस तरीके से, तो ये बिलोवणी हो गई, इसमें ये आपका दही हो गया, ये झेरना हो गया, ये नेत्रा और सीकला हो गया। ठीक है, तो दही बिलोने के ये यंत्र हो गए। आ रहा है ना समझ में अच्छे से? अब इससे ज़्यादा और अच्छे से कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता, वो सिर्फ मैं समझा सकती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलियों। मिट्टी का छोटा बर्तन, मिट्टी का छोटा बर्तन उसे क्या बोलते हैं? कूलियों। देखिए अभी तो ये कूलियों आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा बहुत जगह जो है चाय के लिए या फिर रबड़ी पीने के लिए या इसी तरीके की दूसरी चीज़ों के लिए एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन होता है, कप के जैसे होता है, उसे कहते हैं कूलियों। इस तरीके, देखो मेरे से अच्छा तो नहीं बना लेकिन फिर भी आप शायद समझ जाओगे ना। ये आपने देखा होगा बहुत जगह चाय आजकल कूलियों या जिसको कुल्हड़ भी बोलते हैं, कूलियों या जिसको कुल्हड़ भी बोलते हैं, जिसमें आपको रबड़ी पीने को मिलती है या कहीं कहीं चाय भी जो है इन कूलियों या कुल्हड़ों में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन कप जितना होता है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खीस। गाय या भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाले जाने वाला दूध। ठीक है, गाय है या भैंस है, कोई सा भी जानवर है, उसका प्रसव हो गया, उसके बाद पहली बार जब दूध निकालते हैं तो उसको बोलते हैं खीस। देखिए वो बाकी बाद में जो दूध निकलता है उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि दूध तो वैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो वो एकदम आपके बन जाएगा, जैसे कोई पतला सा पनीर नहीं होगा, उस पनीर के जैसे आपको दिखेगा और वो बहुत ही पौष्टिक होता है। और कहते हैं कि जो भी उस खीस का सेवन करता है, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है, वो खीस उन बीमारियों से बचाव करता है, क्योंकि प्रसव के बाद का जो पहला दूध निकलता है वो दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। इसीलिए आप सभी ने आपको पता भी होगा कि जैसे एक माँ होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि पहली बार का जो गाढ़ा और पीले से कलर का जो दूध निकलता है वो बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। और जब वो पहली बार वो दूध पिलाया जाता है तो कई सारी बीमारियों से लड़ने की उसको क्षमता प्रदान करता है। तो इसी तरीके से जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं और जिनके घर में गाय भैंस वगैरह रही है, तो उन्होंने वो खीस कभी ना कभी ज़रूर खाई होगी। बच्चों को बड़ा चाव रहता है खीस खाने का, मैंने भी खाई है। ठीक है, तो ये हो गई खीस। तो ये थी आज की हमारी राजस्थान की भाषा की शब्दावली। देखिए
अब तो आप मानते हो ना कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है, और अब दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये नोट्स जो है अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए, और बस एग्ज़ाम जब भी होगी उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी हमने यहीं पढ़ लिया, लिख लिया और याद इनको कर लिया है, और सबसे बड़ी बात हमने एक एक इन शब्दों को समझा है। अच्छा लगा है वीडियो? बिल्कुल लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने बाकी जो वीडियोस डाल रखे हैं, कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, कुछ मेरे मोटिवेशन वीडियो हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए राजस्थानी भाषा की शब्दावली की हम बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।